हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर सितंबर 2025 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। HPNLU यानी कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इनको नीरव की रैंकिंग में कौन सी पोजीशन मिली है? इस बार इनको मिली है 34th पोजीशन। नीरव यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क्स किस कैटेगरी में मिली है? लॉ कैटेगरी में मिली है। अनाउंस किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीरव की जो रैंकिंग्स हैं इनको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। काम क्या है इसका? हायर एजुकेशनल, जो हमारे पूरे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पूरे भारत में है, इनको ये कुछ एक ब्रॉड पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर रैंक करता है। वो ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हो गए? जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजों को देख करके एक रैंक दिया जाता है इन सारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इस बार जो हमारी HPNLU है, इनको 34th पोजीशन इसमें मिली हुई है। नेक्स्ट आ गया हमारा बानासर गांव में एक 200 साल पुराना गोरखा फोर्ट है। किस गुरखा रूलर्स के राज्य में ये बनाया गया था? राज में ये बनाया गया था। तो ये बनाया गया था अमर सिंह थापा के राज में। जैसे कि हम लोग, अगर आप लोग दी ट्रिब्यून को पढ़ते ही हो, तो यहाँ पर हर एक बार मतलब हर एक डे 2-3 दिन के बीच में एक आर्टिकल आ ही जाता है जो कि आपका इन स्टैटिक पोर्शन को कवर करता है, जिसमें कोई एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाता है। तो ये था बानासर का फोर्ट। और बानासर कहाँ पर है? ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। अमर सिंह थापा ने इसे बनाया था। अमर सिंह थापा को हम लोग जानते ही हैं, इन्होंने हिल्स में 1805 से लेकर के 1815 तक राज किया था। इन्होंने 12 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हिल्स में अपने बनाए थे अपने रूल के टाइम पे, जिसमें हमारे आ जाते हैं मलाऊ का फोर्ट, सुबाथू का फोर्ट, धार का फोर्ट, अर्की का फोर्ट, जातक फोर्ट, सिरमौर और जुतोक के फोर्ट। तो इनमें से ही एक हमारा ये बानासर विलेज में भी है। ये इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में से एक था। लगभग ये सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये हमारी न्यूज में क्यों आती हैं? आप लोग देखना, आप लोगों को इनका एक ही चीज मिलेगी देखने के लिए कि इनकी मेंटेनेंस आज नहीं हो रही है। उस समय पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन आज के समय पर ये लगभग एक, जिसको बोलते हैं ना, टूटी फूटी बिल्डिंग बन करके रह गए हैं। तो बेसिकली इस चीज के ऊपर ही ध्यान खींचने के लिए ये न्यूज में आए होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए क्या टोल फ्री नंबर है? तो ये है आपका 1930। बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई चीज आती है तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें नया चीज क्या ऐड की है? सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि हर एक पुलिस स्टेशन में, पूरे हिमाचल में जितने भी पुलिस स्टेशन है, वहां पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, ताकि जो भी साइबर क्राइम जितना ज्यादा बढ़ रहा है, हम लोगों को पता ही है आजकल साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत सारे, तो उनको ज्यादा जल्दी टैकल करने के लिए ये हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको एक एक्सेसिबल सपोर्ट मिल जाएगी साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, और समय पर उनके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग चीज को रिपोर्ट तो कर देते हैं, बट उसको कार्यवाही होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो हेल्प डेस्क है, बेसिकली ये इसी काम के लिए बनाए गए हैं, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्टिंग हो सके और टाइमली उसका रिड्रेसल भी हो सके। इसके लिए इन हेल्प डेस्क को डायरेक्टली इंटीग्रेट किया गया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने में किस स्थान पर है? यूटी और जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनमें। तो हिमाचल प्रदेश 5th नंबर का फुली लिटरेट स्टेट बना है। इससे पहले जो लाइन में है वो है आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, और 24 जून 2024 को लद्दाख फुली लिटरेट बन गया था अंडर द उल्लास प्रोग्राम। ठीक है जी। अब जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो फुल्ली लिटरेट बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने 95% का जो लिटरेसी बेंचमार्क सेट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उसको इन्होंने पार कर लिया हुआ है। अब फुल्ली लिटरेट बनने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं वो सब पढ़ लिख गए, इसका ये मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि 95% लिटरेसी होनी चाहिए, जिसके लिए जिसे हिमाचल प्रदेश ने अभी पार कर दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें ना, तो इस चीज में क्या देखा जाता है, इसमें जो
एक इस प्रोग्राम के अंतर्गत, उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत, उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाता है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहे हैं उनको फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी का नॉलेज होना चाहिए, साथ में वो पढ़ लिख भी पाएं, उनकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद अगर हम आज तक देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है। उस समय जो लिटरेसी रेट था हिमाचल में वो 7% था और आज हम फुली लिटरेट स्टेट बन गए हैं। तो उल्लास प्रोग्राम को 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो भी एडल्ट्स हैं 15 साल या 15 साल से ऊपर तक के, जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, मतलब किसी भी कारणवश उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग को मिस किया है, तो इसका मेन एम ही यही है कि हम एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स लोगों को दे पाएं। जैसे कि आप लोगों ने ना अपने घर के आसपास गांव में देखा होगा कि एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें गांव के ही किसी एक बंदे को असाइन कर दिया जाता था कि आपको एक, वो वॉलंटियर टीचर होते थे, वॉलंटियर टीचर्स होते थे जो कि गाँव के 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके उनकी क्लासेस लेते थे, उनको पढ़ना लिखना सिखाते थे, एक तरह से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की तरह। तो ये सब उसी प्रोग्राम का ही एक बेसिकली पार्ट था। तो इसमें बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं उन्होंने बेसिक रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी डिजिटल स्किल्स को सीखा भी, जिसमें जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, साइन नहीं करने आते थे, थंबप्रिंट लगाते थे, तो वो अपना साइन करना सीख गए। फोन नंबर, किसी को कॉल नहीं करना आता था, फोन चलाना सीख गए। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें सीख गए, थोड़ा बहुत अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ना लिखना। तो ऐसा नहीं है, मैंने अपने आसपास के लोगों में इस चीज को देखा भी है एक्चुअली में कि लोग इसमें सीखे हैं, सच में सीखे भी हैं थोड़ा बहुत। जो भी ये प्रोग्राम चलाया गया था, जो वॉलंटियर टीचर्स होते थे, इतना कर तो सीख ही गए लोग कि जैसे अपने सिग्नेचर कर पाए, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ लें, फोन किसी को डायल करें, नंबर सेव कर सकें, कुछ कुछ इस तरह की लिटरेसी तो लोगों में आई होगी, आप लोगों ने भी देखी होगी अपने आसपास। पहले भी मैं ये चीज बता चुकी हूँ कि फुली लिटरेट का ये मतलब नहीं है कि फुली लिटरेट में हिमाचल के हर एक इंसान को ही पढ़ना लिखना आ गया है। बेसिकली एक बेंचमार्क है 95% लिटरेसी का जो हमने पूरा कर लिया है। इसके साथ ही यूएन का गोल भी तो है कि 2030 तक हमको 100% लिटरेसी को अचीव करना है। तो उसकी तरफ भी भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि अब 5 ऐसे राज्य और यूटी हो गए जिनको जो कि फुली लिटरेट हो गए। अब इससे मदद क्या मिलेगी हमें, क्यों ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं? देखिए, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है इसमें सबसे पहले तो हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जागरूकता ही नहीं है कि उन लोगों के लिए क्या सरकार बेनिफिट्स लाती है। जो बंदा न्यूज़पेपर भी नहीं रीड कर पाएगा ढंग से, ये चीजें देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सुन तो लेंगे न्यूज से भी पर समझ नहीं पाएगा कि उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट कितनी पॉलिसीज लाती हैं, तो उसका बेनिफिट भी क्या ही उठा पाएंगे ये लोग। ठीक है जी। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से तब होगी जब लोग सजग होंगे, अपनी ज़रूरतों, जो उनके सहूलियतें दी जा रही है उसके प्रति जाकर के अपने हक को मांगेंगे, तो उसी तरह से सामने वाला भी उन सारी चीज़ों को अच्छे से करेगा। एम्पावरमेंट है लोगों की, ओब्वियसली लोगों को अपने प्रति भी जागरूकता आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमारी हेल्प करेगा, लोग थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो थोड़ी जागरूकता आएगी, 4 अच्छे काम भी करेंगे आगे जाकर के नए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रैंकिंग्स में हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जिसको कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है हमारा परवाणु। परवाणु ने दूसरा सेकंड बेस्ट स्थान हासिल किया है अंडर 3 लाख पॉपुलेशन। इसमें बेसिकली कुछ एक कैटेगरीज बनी है, जैसे कि उन सिटीज को शामिल किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में है और 10 लाख से ऊपर है। तो कैटेगरी 1 जिसमें पॉपुलेशन है 10 लाख से ऊपर, उसमें इंदौर को फर्स्ट रैंक मिला है। इसे ऑर्गेनाइज किया था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है जी। और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं एंड वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन सेरेमनी, जिसे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। इंदौर ने ऐसा क्या काम किया था जिसके लिए इनको फर्स्ट रैंक मिली थी? 16 लाख ट्रीज को पिछले साल इन्होंने लगाया था, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ था। जबलपुर को सेकेंड रैंक मिली थी। अब इसके बाद जो सिटीज 3 लाख और 10 लाख की पॉपुलेशन के बीच में है, उसमें महाराष्ट्र की अमरावती को फर्स्ट रैंक मिली हुई है। इन्होंने क्या किया हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और 19 एकड़ की जो बैरन लैंड थी यानी बंजर भूमि थी, उसको इन्होंने घने जंगलों में परिवर्तित किया है, बदला हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा
अंडर 3 लाख की पॉपुलेशन में। तो मध्य प्रदेश का ही जो देवास है उनको फर्स्ट रैंक मिली है। इन्होंने क्या किया है, जो इंडस्ट्रीज है इनके यहाँ की, वो क्लीनर फ्यूल्स को यूज कर रही है। सेकंड तो मैंने बता ही दिया आपको, अंडर 3 लाख में हमारा परवाणु शहर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे राजा थे जिनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की पैरवी अभी हाल ही में की गई थी। तो ये थे वजीर राम सिंह पठानिया, नूरपुर के राजा थे। हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, ऑब्वियसली हमारे जो स्वतंत्रता का इतिहास रहा है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया है, लेकिन 1857 के बाद हम इन चीजों को ज्यादा देख रहे हैं कि भाई ये उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम आया हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या उससे पहले कोई ऐसे लोग नहीं रहे? 1848 में जो हमारे वजीर राम सिंह पठानिया थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को धूल चटा दी थी। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। उस समय पर 2 वॉर इन्होंने लड़े थे, 2, जैसे कि सुनोली की लड़ाई हो गई डल्ले की धार पर। तो ये इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि 1857 से पहले हुई हैं चीजें। तो उसकी पैरवी अभी हाल ही में की गई थी कि उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। और साथ में ही न्यूज में, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, ये नूरपुर का फोर्ट भी आया था। नूरपुर के फोर्ट को क्यों न्यूज में आया था? सेम इशू कि इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। तो नूरपुर को बेसिकली फाउंड भी किसने किया था? जेठपाल ने किया था, धमेरी इसको हम पहले बोलते थे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट राजा थे जिनका रोल हम देख सकते हैं, जो थे राजा जगत सिंह पठानिया, 1618 से 1646 तक। अभी भी बहुत सारे जो फोक सॉन्ग्स हैं उनमें इनकी तारीफें की जाती है, गाने गाए जाते हैं। मतलब नूरपुर इतना सुंदर था ना देखने के लिए उस समय पे। जो मुगल की उनकी बेगम थी, मुगल बेगम नूरजहां, उनका मन था कि वो यहीं पर ही सेटल हो जाए। लेकिन राजा इतना चालाक था, इन्होंने क्या किया, जब भी ये नूरजहां यहाँ पर आई थी और विजिट करने के लिए आई थी, उनका बहुत मन हुआ कि यहीं पे सेटल हो जाए। इन्होंने पूरे राज्य में से बहुत सारे जो ग्वाइटर पेशेंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठा कर दिए, उनको स्टेज पे ला दिया। तो वो डर गई उस चीज से, उन्होंने अपना मन बदला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर अब सेटल नहीं होंगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 2 चीजें इकट्ठा ही आई थी, एक तो नूरपुर का फोर्ट जो न्यूज में आया हुआ था और मेंटेनेंस नहीं हो रही है इस चीज के लिए, और वजीर राम सिंह पठानिया का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था कि यहाँ के जो यंग प्रिंस थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1848 में, और इसके लिए उनको स्वतंत्रता सेनानी देने का दर्जा देने की पैरवी भी की जा रही है। बहुत ही बहादुरी से ये लड़े थे डले की धार में। इनको धोखेबाजी से पकड़ लिया गया था, फिर काला पानी भेज दिया गया था, फिर रंगून भेजा गया था, और 1849 के आसपास जब ये 24 वर्ष के थे उस समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कमला फोर्ट को, जो अभी न्यूज में ही था, किसने बनाया था? तो इसे बनाया था राजा सूरज सेन ने, मंडी के सिकंदर धार में है। ये भी सेम इशू के लिए न्यूज में आया था कि मेंटेनेंस नहीं हो रही है। 1625 में इसे बनाया गया था। इस फोर्ट को ना उस समय पर इम्पेनिट्रेबल बोल सकते थे, यानी कि इसको कोई भी भेद नहीं सकता है, ऐसा माना जाता था। जो बहुत सारे लोगों ने इसे कोशिश की भेदने की, लेकिन वो इसे भेद नहीं पाए थे। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका, जिसमें बहुत ही अच्छी स्टोन मैसनरी थी, नेचुरल रिजेस को बनाया गया था, एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम बना हुआ था। बहुत ही इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी, लेकिन कोई भी सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि कमला फोर्ट को रिस्टोर किया जा सके, इसीलिए ये न्यूज में आया हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को अभी हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर में अपने प्रदेश के कल्चर, टूरिज्म और कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटैलिटी को दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी? तो ये मिली थी चंबा डिस्ट्रिक्ट को। पहली बार ऐसे हुआ था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनको एक मौका दिया गया था ताकि वो अपना कल्चर, टूरिज्म और कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटैलिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं उसको प्रमोट कर सकें, उसे दिखा सकें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चलो चंबा अभियान के तहत ये चीज हुई थी, और ये सारे चंबा पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लेड किया था नॉट ऑन द मैप एक ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चलो चंबा अभियान को एक जो रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव है उसे चंबा के एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है, ताकि जो भी कम्युनिटी बेस्ड रूरल टूरिज्म है चंबा के अंदर
उसे प्रमोट किया जाए, उसे और से ज़्यादा विकसित किया जाए। तो इसी के साथ ही मतलब जो ये हम बातें कर रहे हैं कि भाई चलो चंबा अभियान, चंबा के कल्चर को प्रमोट करेंगे, ये सब चीज़ें दिखाएंगे रूरल एरिया को, तो इसके लिए जो एक एक्शन के तौर पर मैं देखूँ ना कि एक्शन क्या लिया गया है इस चीज़ के तौर पर, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है मिस्टिक विलेज, जो खजियार के पास ही भजोली गांव में है। मिस्टिक विलेज गद्दिका कम्युनिटी के द्वारा ये एक स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर लोग ही प्लान कर रहे हैं, खुद ही जो सारे होम स्टेज वगैरह हैं लोग ही उसको होस्ट कर रहे हैं, लोग ही लोगों को स्टोरीज बता रहे हैं पूरे चंबा से रिलेटेड, जो भी उनके वहाँ पर गेस्ट आते हैं उनको, मतलब लोग संभाल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे बिजनेस पर्सन उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हैं। लोकल लोग जो कम्युनिटीज से मिलकर के एक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये एक रूरल टूरिज्म का एक सेटअप सा बना हुआ है, चंबा में बनाया जा रहा है चलो चंबा अभियान के तहत। और इसी के ही अंतर्गत अब इनको एक ये चांस भी मिल गया जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर BLTM यानी बिजनेस लेजर ट्रेवल्स इनके साथ एक जो इंटरनेशनल स्तर पर मेला हेल्ड किया गया था, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, वहां पर इन्होंने अपने कल्चर को दिखाया था। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी किस पर्सन को पोस्टहम्सली भारत रत्न देने के लिए एक रेजोल्यूशन को पास किया है। तो ये पास किया है उन्होंने डॉक्टर YS परमार जी के लिए पोस्टहम्सली इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ये हिमाचल के फाउंडर थे और फर्स्ट CM थे हमारे हिमाचल के, सिरमौर जिले से ये बिलोंग करते हैं। और आज का जो हमारा हिमाचल है वो बेसिकली जो उनकी विजनरी पॉलिसी थी उसी का ही एक परिणाम है। तो इन्होंने क्या किया था, 30 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था और हमारे हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया था। इनको दिया जाएगा अभी पोस्टहम्सली भारत रत्न। नेक्स्ट आ गया हमारा होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अभी कितनी सब्सिडी देगी। तो नीचे दिए गए हुए आपके ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। बेसिकली क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है होम स्टे की सेटअप के लिए। हमें पता है कि जो होम स्टे है वो लोगों को होटल्स वगैरह से बेहतर एक विकल्प देते हैं जो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट्स में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने 3% अर्बन एरिया के लिए रखा है जो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी होम स्टे के सेटअप के लिए। रूरल एरिया में 4% की सब्सिडी दी जाएगी और ट्राइबल एरिया में 5% की सब्सिडी दी जाएगी, जितना भी अमाउंट वगैरह वो खर्चेंगे। मैक्सिमम ये 3 साल के लिए दी जाएगी और 2 करोड़ के लोन तक ये दी जाएगी। लेकिन लोगों को इसके लिए बोनाफाइड हिमाचली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट ले रही है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, होम स्टेज को बनाने के लिए। होम स्टेज बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं वहाँ पर देंगे तो लोग टूरिस्ट और अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर आएंगे। हमें पता है कि जो टूरिस्ट वगैरह है वो क्या चाहते हैं, जैसे जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है वो क्या करना चाहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, वहाँ से काम करना चाहते हैं, लंबे समय तक वहाँ पर रुकते हैं, महीना बहुत सारे लोग रुकते हैं। कोविड के बाद ये चीज़ हमने काफ़ी देखी थी कि होम स्टेज में लोग आ रहे हैं, 1 महीना 2 महीना वहाँ पर रह करके अपना काम कर रहे हैं। तो कम रेट्स में उनको अच्छी सुविधा मिलती है जिससे टूरिज्म वहाँ पर अट्रैक्ट होकर आते हैं। वहाँ के जो रूरल लोगों का सपोज करो ट्राइबल एरिया में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के पास लाइवलीहुड की वैसे ही कमी है वहाँ पर, अगर ये इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर दे दी जाए, साथ में होम स्टे सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दी देगी, तो ऑब्वियसली हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर जो हमारा है वो बूस्ट करेगा। अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2024-25 का, उसमें भी हमने देखा है कि जो टूरिज्म है हमारा वो 7.78% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के GDP को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि कितना हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया कंट्री का पहला स्टेट सपोर्टेड बायोचार प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नेरी में। इसके लिए MOU साइन किया है नॉनी यूनिवर्सिटी ने, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, प्रोलाइम सर्विस लिमिटेड चेन्नई ने, इन तीनों ने मिलकर के MOU साइन किया है। बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन। जो भी फायर से रिलेटेड इंसिडेंसेस होते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए और जो यूथ है उनके बीच में अवेयरनेस लाने के लिए, साथ में लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज तो खुलती ही हैं जब भी कोई नई चीज किसी जगह पर बनती है। नेक्स्ट आ गया हमारा जाथिया देवी को कब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली एक प्लानिंग एरिया नोटिफाई किया था।
तो ये क्या था जनवरी 23 2024 को। अभी जाठिया देवी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जाठिया देवी जो है वो पहला सैटेलाइट टाउन बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये 14 किलोमीटर दूर है शिमला से और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पर बनाया जा रहा है। क्यों ये बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है इसका। बेसिकली जो शिमला टाउन है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है, तो उसे डीकंजेस्ट करने के लिए, उसमें से थोड़ी सी पॉपुलेशन को, भीड़ को कम करने के लिए जो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको रीलोकेट किया जा रहा है जाठिया देवी में, ताकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज किसी दूसरी जगह पर रीलोकेट होंगे, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनेगी, तो आधा शहर जो है वो वहाँ को रीलोकेट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो हिमुडा है, हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने 35 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर भी कर लिया है टाउनशिप इनिशियल डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या, ये कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट है और मैनेजमेंट है वो कोई प्राइवेट पार्टी करेगी। इससे शिमला में थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो ये एक पहला सैटेलाइट टाउन बन रहा है जाठिया देवी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश के किस डिपार्टमेंट को अभी हाल ही में प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश फिशरीज डिपार्टमेंट को। इनके किस चीज़ के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए थे गोल्डन महासीर को बचाने के लिए, जिसे हम एक अपनी स्टेट फिश भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्टेट फिश के नाम से जाना जाता है और इसे टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन महासीर फिश को। इसे सेव करने के लिए, इसे कंजर्व करने के लिए इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में जो है इनको ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। स्कॉच गोल्ड अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसे बेसिकली भारत का जो हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन ऑनर्स हैं उसमें से उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये दिया जाता है। शिपकीला पास जो भी न्यूज़ में था वो हिमाचल के किस जिले में है, तो ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। न्यूज़ में क्यों था ये, न्यूज़ में ये इसीलिए था क्योंकि फाइनली जो चाइना है वो एग्री हो गया है कि यहाँ से ट्रेड को रिज्यूम किया जाएगा शिपकीला पास के द्वारा, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही वो भारत आए थे, तो ये ट्रेड रिज्यूम करने के लिए मान गए हैं। इसके साथ ही 2 और जगहें भी हैं जहाँ से ये ट्रेड को रिज्यूम करेंगे, लिपू लेक जो हमारे उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में जो है, यहाँ से भी ट्रेड को रिज्यूम किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की रिजम्पशन भी यहाँ से शुरू कर दी है। यूला कांडा हिमाचल के किस जिले में स्थित है, यूला कांडा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जैसे कि इरीना ठाकुर जो भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो ये लाहौल स्पीति से बिलोंग करती हैं। सेकंड आ गया, हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक 2025 के लिए किसका चयन किया गया है, तो ये शशि पॉल का चयन किया गया है। थर्ड आ गया हमारा, लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 126 मेगावाट और ये रिवर ब्यास पे बना हुआ है। न्यूज़ में क्यों आया हुआ था ये, न्यूज़ में इसीलिए आया था कि इस बार के जो फ्लड आए ना उससे ये लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेफ हुआ है। 2023 में जब आए थे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके देखते हुए काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे, कुछ बहुत सारे जो डैम गेट्स हैं वो बनाए गए थे और मतलब और भी अदर इन्होंने स्टेप्स लिए थे, जिसके फलस्वरूप अभी देखा गया कि 2025 में ये कम अफेक्ट हुआ है। सहारा योजना के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसों की मदद दी जाती है पेशेंट को, सहारा योजना के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं। सहारा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है उन लोगों के लिए जो क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, मतलब ऐसी जो डिजीजेज हैं जिनको ठीक हो पाना या तो बहुत मुश्किल है, जो आजीवन भर के लिए हैं, उन चीज़ के लिए 3,000 रुपये पर महीना उनको लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किस अपराध को गैर जमानती अपराध में शामिल किया है अभी हाल ही में, पेपर लीक अपराध को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने गैर जमानती अपराध में शामिल किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट आ गया हमारा, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने किस देश को 5,000 चिलगोजा के सीट दिए हैं, तो ये दिए हैं इन्होंने भूटान को। नेक्स्ट आ गया, बिंदिया कौशल जिन्होंने माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से।
और अभी हाल ही में जो सूबेदार सतीश कुमार है उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ गया, ड्रग ट्रैफिकर्स को रिपोर्ट करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है? 1908 है। इसके लिए अभी हाल ही में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके लिए ये न्यूज में आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया, अर्शवीर सिंह ठाकुर, उनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बहुत ही अच्छी वहां पर ब्रेवरी दिखाई थी और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल में पहली रोबोटिक सर्जरी कहां पर की गई? टांडा मेडिकल कॉलेज में ये परफॉर्म की गई पहली रोबोटिक सर्जरी। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने अभी ओबीसी रिजर्वेशन, जो भी आगे अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे उसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन उसमें होगी।